हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो व्यवसाय अध्ययन के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नियोजन। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 1 चैप्टर इन 1 लेक्चर। ऐसा हमने डिसाइड किया है ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चैप्टर नंबर जो 4 है आपका वो है नियोजन। नियोजन वर्ड आपने पहले सुन रखा है। कहाँ सुन रखा है? तो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सुना था, जब मैंने वहाँ पर बताए थे प्रबंध के कार्य या प्रबंधक के कार्य कि एक प्रबंधक कौन कौन से काम करता है। तो उसके अंदर नियोजन भी आया था, उसके अंदर आपका संगठन भी आया था, उसके अंदर नियुक्तिकरण भी आया था, नियंत्रण भी आया था, है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नियोजन की। नियोजन जो है वो प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है, या आप कह सकते हैं नियोजन प्रबंध का एक मुख्य कार्य है। ठीक है, नियोजन को इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, देखो कहीं कहीं क्या होता है ना, इंग्लिश वर्ड बहुत ज़रूरी है, उससे हमें वो चीज़ समझ में आने लग जाती है वो ये है क्या। अभी देखो किसी को पता नहीं हो नियोजन वर्ड क्या है, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है, तो भैया नियोजन मतलब जो प्लानिंग होती है ना वही नियोजन है और कुछ नहीं। तो इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। अब आप लोगों ने भी प्लानिंग तो बहुत सारी बनाई होगी ना, कभी किसी चैप्टर को कंप्लीट करने की प्लानिंग बनाई होगी, कभी घर पे झूठ बोल के कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बनाई होगी, कभी स्कूल से गोत लगाने की प्लानिंग बनाई होगी। तो आप लोगों ने भी प्लानिंग यानी कि नियोजन बहुत बार किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम नियोजन को व्यापार से जोड़कर अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नियोजन का अर्थ। तो सबसे पहले हम नियोजन का अर्थ पढ़ेंगे। ओके, सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है, नियोजन वर्ड लिख देता हूँ, चलो। नियोजन यानी कि प्लानिंग है क्या, वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नियोजन का महत्व, यानी कि नियोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हम पढ़ेंगे नियोजन की विशेषताएं, नियोजन की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे 4th नंबर नियोजन की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस भी हैं इसकी, कि इसके क्या दोष है, आप कह सकते हैं सीमाएं क्या हैं, है ना। पहले बहुत सारे इसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, फिर कुछ बुराइयाँ भी देखेंगे। फिर हम करेंगे नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ नियोजन, नियोजन की प्रक्रिया। और लास्ट में कुछ हम पॉइंट्स करेंगे जो नियोजन से रिलेटेड होंगे। इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आप पढ़ेंगे कि भैया नीतियाँ क्या होती है, फिर नियम क्या होते हैं, योजनाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, बजट क्या होता है, ठीक है, विधि क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है लास्ट में हमें देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट योजनाओं से रिलेटेड है। 2 तरह की योजनाएं होती हैं, मैं आगे बताऊंगा, और इसी से रिलेटेड है। कुछ इसमें से जो ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब इस पॉइंट पे आएंगे ना अच्छे से। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर, पहले हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस यही चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है, ये कंप्लीट होते हैं हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नियोजन का अर्थ। नियोजन का अर्थ बड़ा सिंपल है। नियोजन मतलब क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग कब की करते हैं? वर्तमान की या भविष्य की? वर्तमान की दशाओं को देखते हुए भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाकर हम कुछ योजनाएं बनाते हैं, यानी कि नियोजन करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो नियोजन का अर्थ पहले से यह निश्चित करना है कि भविष्य में क्या करना है। नियोजन का अर्थ क्या है? पहले से यह निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, उसकी ही तो हम प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में हमें ये फलाना चीज़ करनी है। तो प्लान बनाओ भैया, कैसे करेंगे, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो क्या करना है और इसके अलावा कैसे करना है। केवल क्या करना नहीं है, कैसे करना है, वही तो प्लानिंग है ना। कि भैया होमवर्क पूरा नहीं है तो स्कूल नहीं जाना है, ये तो हो गया क्या करना है, कि स्कूल नहीं जाना है मंडे से, ठीक है। अब कैसे करना है, वो घर वालों को क्या बताएंगे, स्कूल में क्या बताएंगे, तो उसकी नियोजन करना। तो यहाँ पर व्यापार के अंदर भी ऐसा ही होता है कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं और उस चीज़ को कैसे करना है, यही नियोजन है।
अब भविष्य में क्या करना है, इस चीज को हम ये समझ सकते हैं उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण, मैं यहाँ पर आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर चीजें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उससे आप जब वो थ्योरी पढ़ेंगे ना तो वो थ्योरी बड़ी इजी लगेगी आपको, और आप अपने पॉइंट्स याद करके अपने मन से भी उनके अंदर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे अगर मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। तो भविष्य में क्या करना है, ये क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण। गोल डिसाइड कर लो आप, उद्देश्य निर्धारित कर दो। हर व्यापार के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं ना। किसी को अपनी सेल बढ़ानी है, बिक्री बढ़ानी है, किसी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसी को अपनी कॉस्ट कम करनी है, किसी को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो हर व्यापार का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भविष्य में क्या करना है, मतलब वो उद्देश्य निर्धारित कर दो। बिक्री बढ़ानी है क्या 20%, हाँ तो ये करना है। अभी जो हमारी सेल है, बिक्री है, उसे 20% और हमें इंक्रीज करना है, या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो या कोई नई एक ब्रांच खोलनी है। तो भविष्य में क्या करना है आपको, वही है उद्देश्यों का निर्धारण। और एक बार उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया, अब अपनी प्लानिंग में मेन आती है कि अब उस उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है। यानी कि भविष्य में क्या करना है, उद्देश्य निर्धारित कर लिए, अब उस उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करना है। तो भविष्य में क्या करना है और उससे कैसे प्राप्त करना है, यही नियोजन है, यही प्लानिंग है। ओके, चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जब हम नियोजन करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। नियोजन से पता है क्या होता है, नियोजन हम किसका करते हैं, भविष्य का। और भविष्य हमेशा क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। उद्देश्य निर्धारित किए ना, जो गोल डिसाइड किया वो फ्यूचर में तो प्राप्त करना है, और वो कैसे प्राप्त करना है, कौन से रास्ते से जाना है, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस अपनाना है, तो वो हमने तय कर लिया। लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है, कल जाने क्या हो जाए, किसी को कुछ पता है क्या। बहुत सारे, जैसे हमने 3rd चैप्टर में वातावरण पढ़े थे, व्यावसायिक पर्यावरण के वातावरण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हैं जो वातावरण में अवेलेबल रहते हैं और मौजूद रहते हैं, और वो हमारे व्यापार पर हम चाहे या ना चाहे प्रभाव डालते हैं। तो हमारे व्यापार पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो हमने जो नियोजन यानी कि जो प्लानिंग करी है उस पर भी तो प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए भविष्य तो अनिश्चित है, लेकिन फिर भी पूर्वानुमान करके हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसे कैसे प्राप्त करना है। तो जब हम नियोजन करते हैं तो नियोजन भविष्य को होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सृजनात्मकता का सहारा लेना पड़ता है, हमें क्रिएटिव होना पड़ता है, हमने क्रिएटिविटी यूज करनी होती है कि फ्यूचर में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन होंगे, यानी कि जो परिवर्तनशील वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, ये क्रिएटिविटी है। तो नियोजन से कहीं ना कहीं सृजनात्मकता आती है, हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है जब हम प्लानिंग करते हैं तब। ओके, नेक्स्ट आता है, और इससे फिर आता है नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नवाचार भी बोल सकते हैं। नवाचार, कुछ नयापन करना। जब भी नियोजन करते हैं हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में, तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, भविष्य से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से वातावरण जो है वो निरंतर परिवर्तनशील होता है। और परिवर्तनशील वातावरण को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिव रूप से हम कुछ ऐसे तरीके निकालते हैं जो सर्वोत्तम होते हैं, जो बेस्ट होते हैं, और उन तरीकों को हम आजमाते हुए भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। और जब हम सृजनात्मक तरीके से सोचते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे व्यापार के अंदर न्यू चीज होती है, नव परिवर्तन आता है, नवाचार आता है, इनोवेशन होता है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर हम नियोजन करें ही नहीं, तो भविष्य के बारे में सोचे ही नहीं, तो सोचेंगे नहीं तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो कुछ नयापन आएगा ही नहीं। इसीलिए नियोजन जो है वो सृजनात्मकता और नव परिवर्तन, नवाचार को जन्म देता है। इसीलिए हर व्यापार को नियोजन करना चाहिए। आपको भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड प्लानिंग करनी चाहिए कि भैया देखो हमारे बिजनेस स्टडी में इतने चैप्टर हैं, अकाउंटेंसी में इतने हैं, इकोनॉमिक्स में इतने, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने हैं, और हमारे पास टोटल एग्जाम मार्च में है, तो इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। अब किस तरीके से हम चैप्टर्स को कंप्लीट करें और किस तरीके से हम करें कि हमारा एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि हम रिविजन कर पाए। तो करिए प्लानिंग, करिए नियोजन। चलिए मैं आगे अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा। नियोजन क्या है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक योजना है।
पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित कर लिए उद्देश्य, अब उसको प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक योजना ही नियोजन है। इसलिए मैंने बोला बिल्कुल सिंपल भाषा में, नियोजन यह निश्चित करता है कि भविष्य में क्या करना है और उसे कैसे करना है। ओके, अब चलते हैं हम नियोजन के महत्व की ओर कि भैया नियोजन क्यों करें, क्यों प्लानिंग करें, क्यों भविष्य के बारे में सोचें, क्यों क्रिएटिव बने, क्यों नव परिवर्तन लाए, क्यों नवाचार करें। वैसे भी भविष्य जो होता है वो तो अनिश्चित होता है ना, भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना। चलिए बात करते हैं नियोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नियोजन का महत्व। महत्व वर्ड मैंने पहले ही आपको बताया है, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस। ठीक है, हाँ जी। देखो, ये लेक्चर देखने से पहले अगर आपको नियोजन अच्छे से नहीं आता था, आपको कुछ पता ही नहीं होता था, तो अभी तक आपने जितना भी लेक्चर देखा है ना, कम से कम आपको कोई पूछे कि नियोजन क्या होता है, तो ये तो लिख पाओगे ना कि नियोजन जो है वो पहले से ये निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना और कैसे करना है। क्या करना है मतलब उद्देश्यों का निर्धारण करके उसको प्राप्त कैसे करना है। नियोजन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके सृजनात्मकता से और नवाचार से रिलेटेड है। नियोजन यानी कि उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, उसकी एक योजना जो है वही नियोजन है। तो कितना कुछ पता चला, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ लिख पाएंगे आप एग्जाम के अंदर। ठीक है, हाँ। अब आपको नियोजन के महत्व में सबसे पहले पॉइंट याद होने चाहिए, उसके अंदर तो मैं जो समझाऊंगा आपको वही लिखना है जाके। तो इसमें सबसे पहले है नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। निर्देशन मतलब डायरेक्शन, निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन मतलब प्लानिंग, और प्लानिंग क्या करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। क्या कहना क्या चाहते हैं सर, देखो भाई, कहना ये चाहते हैं, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप प्लानिंग करोगे ना, और जैसे उच्च अधिकारियों ने, आपको पता है ना 3 तरह के प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों ने अगर कोई नियोजन कर लिया, कोई प्लानिंग कर ली कि भाई ये हमारे उद्देश्य हैं, इसको ऐसे प्राप्त करना है, पूरी योजना तैयार कर ली। अब योजना तैयार करने के बाद में अब आपको वो योजना जो है ना वो आपको गाइड करती रहेगी, वो योजना आपको निर्देश देती रहेगी कब कौन सा काम कैसे करना है। जैसे एक मूवी बनती है ना, स्क्रिप्ट लिख लेती है, फिर डायरेक्टर क्या करता है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से डायरेक्ट करता रहता है। तो ऐसे कैसे अब कल क्या करना है, कौन से टाइम कौन सा काम कैसे करना है, ये सब आपको कौन बताएगा, नियोजन। कुछ भी कंफ्यूजन हुआ कि ये अच्छा ये करना है कि नहीं करना है, कहाँ जाओगे, उस प्लानिंग के पास में। जो प्लानिंग बनाई हुई है वो आपको डायरेक्ट करता रहेगा, वो आपको निर्देश देता रहेगा। तो ये जो प्लानिंग है ये एक तरह का निर्देशक बन चुकी है, एक डायरेक्टर बन चुकी है, जो आपको बताती रहेगी कि कब कौन सा काम कैसे करना है, और कब करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है। ये सब के आंसर आपको यहाँ मिलते रहेंगे। इसलिए बोला है कि जो प्लानिंग है वो निर्देशन यानी कि डायरेक्शन की व्यवस्था कर देती है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। नेक्स्ट, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। जोखिम मतलब रिस्क। अब समझना यहां क्या क्या वर्ड है, एक है नियोजन यानी कि प्लानिंग, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी, फ्यूचर जो है अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, कल क्या हो क्या जाने। ओके, तो उसमें क्या होती है, जोखिम भी तो होती है, रिस्क भी तो होती है। जो हमने प्लान बनाया है वो फेल भी हो सकता है, या जो हमने सोचा है वो कल हो ही नहीं, तो रिस्क भी तो रहती है। तो ये क्या करता है, नियोजन जो है ना ये भविष्यवादी है, यानी कि भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, क्योंकि उद्देश्य हमें भविष्य में प्राप्त करने होते, तो भविष्य में उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी योजना नियोजन के अंदर बनाई जाती है। लेकिन भविष्य तो क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित की होने की वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हैं तो जो फ्यूचर में जो रिस्क है वो क्या हो जाती है, कम, समाप्त नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो हमने सोचा भी नहीं, तो कभी भी फ्यूचर की अनिश्चितता को खत्म नहीं किया जा सकता, कम जरूर किया जा सकता है क्रिएटिविटी, डेटा, पास्ट के एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के आधार पर। ओके, तो नियोजन जो है वो अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट है नियोजन अतिव्यापित
ये वर्ड ही बड़ा खतरनाक है, देखो तो समझ ही कैसे आएगा, देखना आप। तथा अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय का मतलब पता है क्या होता है, खर्चीली, ठीक है। अपव्यय या बार बार फालतू की क्रियाएं, क्रियाओं को कम करता है। तो क्या क्या कम करता है, एक तो फ्यूचर की रिस्क को कम करता है, अनिश्चितता को कम करता है, जोखिम को कम करता है, और नियोजन क्या करता है, अति व्यापित जो फालतू के कार्य हैं, अपव्ययी हैं, जहां पर फालतू समय और धन की बर्बादी हो रही है, उन क्रियाओं को कम कर देता है। क्योंकि आप पहले से ही सोच लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कौन सा काम कैसे करना है, तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये काम नहीं करना है, तो अब वो फालतू आप काम जाके करेंगे नहीं। तो इससे बहुत सारा समय और धन की आपको बचत होती है। जैसे आपको कहीं जाना हो और आपने नियोजन कर लिया भाई कल सुबह ट्रेन से जाना है, तो अब बार बार जाके आपने ट्रेन का टाइम पता कर लिया, कितने बजे जाती है और कहाँ से जाती है और यहाँ से कितनी दूरी है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, आपने ये सब तय कर लिया। तो अब आप अगले दिन सीधा उठेंगे और आप टैक्सी पकड़ेंगे, वहाँ ट्रेन का टिकट करवा रखा है, आप सीधा रवाना हो जाएंगे। तो ये नियोजन है। लेकिन आप अगले दिन सुबह उठते हैं और अब सोच रहे हैं बैठे बैठे कि यार जाऊँ किससे, बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, फ्लाइट से जाऊँ। तो पहले आप बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ पता चलेगा आपको, हो सकता है बस निकल गई या बहुत लेट हो, फिर पता चला ट्रेन तो पीछे से निकल गई। तो ये कितनी फालतू की एक्टिविटी हो गई। बाद में जाके आपने दूसरी ट्रेन पकड़ी, तो कितना समय और धन की बर्बादी हुई। लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फालतू के काम जो हैं, ऐसे कार्य जिसका कोई महत्व नहीं है हमारे व्यापार में, वो ज़्यादा काम के नहीं है, उनको आप कम कर सकते हैं। यानी कि व्यर्थ और अनावश्यक कार्यों को कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है ना, तो वो प्लानिंग आपको क्या करती रहेगी, डायरेक्ट वो आपको निर्देशन देती रहेगी, डायरेक्शन देती रहेगी, ये करना है, अब ये करना है, इसको ऐसे करना है। हर कार्य का पहले से प्लान बना दिया जाता है, जिससे डिसीजन लेना, निर्णय लेना बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। देखो नियोजन जो होता है ना, वो प्रबंध के हर स्तर पर पाया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन करते हैं पूरे व्यापार की क्रियाओं का, मध्य स्तरीय प्रबंधक नियोजन करते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए, और निम्न स्तरीय प्रबंधक नियोजन करते हैं कि ये जो काम है वो कैसे कर्मचारियों से करवाना है। तो प्रबंध के हर स्तर पर प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है। प्रबंध और व्यापार के हर विभाग के अंदर प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है, कहीं बहुत बड़ा कहीं छोटा, लेकिन प्लानिंग हर स्तर हर विभाग में की जाती है। तो हर जगह डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और डिसीजन अगर आप नियोजन बना लिया है तो वो निर्णय लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। नियोजन निर्णय लेने को सरल इसलिए बनाता है क्योंकि जब प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग पता है कब करते हैं, नियोजन कब करते हैं, जब आपके पास जैसे आपने कोई उद्देश्य निर्धारित कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया, अब उस गोल तक पहुँचने का केवल एक ही रास्ता है, तो नियोजन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं जहां से अगर आपको सिटी आना है तो मॉर्निंग में केवल एक ही बस मिलेगी, उसके बाद आपको कोई फैसिलिटी वहां अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप 100 किलोमीटर पैदल जाना चाहे तो जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी गांव हैं, हमारे राजस्थान में मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, बॉर्डर के इलाके पे चले जाइए, सुबह और शाम को हो सकता है एक आधी बस मिल जाए। हाँ, धीरे धीरे पर्सनल व्हीकल बढ़ गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ तो ऐसा ही होता था। तो वहाँ पर क्या प्लानिंग करेंगे आप, है क्या ऑप्शन है क्या, नहीं, सुबह उठना है और उस बस में चढ़ना है, बस यही है, उसके बाद बैठा रहो, नहीं मिली तो वहाँ। तो जहाँ एक ही विकल्प होता है, एक ही रास्ता है उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वहाँ नियोजन की आवश्यकता ही नहीं है। नियोजन की आवश्यकता वहाँ होती है, प्लानिंग वहाँ करनी होती है जब आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुँचने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आप नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, तो फिर पता है कि आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक करते हैं, फिर आप उस ऑप्शन को अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो, ऑप्टिमम हो। तो सर्वोत्तम तरीके को आप ढूंढ लेते हैं, उसका चयन करते हैं आप। तो इसीलिए नियोजन जो है वो सरल होता है, आपके निर्णय लेने को क्या बना देता है, इजी बना देता है। ओके, नियोजन नियंत्रण के मानकों को निर्धारित करता है। नियोजन
नियंत्रण के मानकों को निर्धारित करता है, को निर्धारित करता है। अब देखो यहां पर क्या है, एक तो नियंत्रण वर्ड आ गया, एक आ गया मानक। मानक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। होते क्या है मानक? सबसे पहले नियोजन जो है ना मानकों का निर्धारित करता है। मानक क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर कोई जगह है और वहाँ पर मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर जो है इसको बनाने में एक एम्प्लॉय जो है 1 घंटे के अंदर 10 मार्कर बना लेता है। ये स्टैंडर्ड टाइम है, इसको बोलते हैं मानक। एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को 1 घंटे के अंदर कितने मार्कर बनाने हैं? 10 बनाने हैं। 50 मान लो, 100 मान लो, एक डिसाइड कर लिया आपने। ये स्टैंडर्ड है कि कम से कम 1 घंटे के अंदर 100 मार्कर बना देने हैं। अब मशीन के थ्रू ही बनाएगा वो, लेकिन मशीन को ऑपरेट करेगा वो कर्मचारी। तो जो भी कर्मचारी मार्कर बनाने वाली मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो 1 घंटे में कितने मार्कर बनाएगा? 100 मार्कर बनाएगा। ये स्टैंडर्ड हो गया। तो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। तो स्टैंडर्ड कहाँ डिसाइड किया जाता है? नियोजन में। मार्कर बनाने से पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के जो भूतकाल के आपके अनुभव हैं और अपनी आसपास की जो संस्थाएं हैं और आपकी मशीन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको देख के हुए आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, एक मानक डिसाइड कर लिया कि 1 घंटे में 100 मार्कर बन जाने चाहिए एक कर्मचारी द्वारा। अब अगर कोई कर्मचारी 102 मार्कर बना रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर 100 मार्कर बना रहा है तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर कोई 90 ही बना रहा है तो अब वहाँ पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। उस कर्मचारी से पूछना पड़ेगा, भैया क्या समस्या है, बार बार बाथरूम करने जाते हो, शुगर है क्या तुमको, है ना? जाके आपको पता करना पड़ेगा समस्या क्या है और समस्या का क्या करना पड़ेगा? समाधान। तो नियंत्रण करने में, व्यापार में जहाँ जहाँ कंट्रोल की जरूरत है वो मानक के थ्रू आता है और मानक निर्धारित करता है कौन? नियोजन। तो नियोजन से मानक निर्धारित होते हैं और इससे व्यापार का निष्पादन कैसा हो रहा है, निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, उसका पता चलता है। ठीक है, ओके। तो ये हैं आपके हो गए पॉइंट। नियोजन का महत्व केवल 5 पॉइंट है, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट है नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, डायरेक्ट कैसे करना है, फ्यूचर से रिलेटेड जोखिम को कम कर देता है, फालतू की जो गतिविधियां हैं, फालतू की जो क्रियाएं हैं जो गैर आवश्यक हैं, जरूरी नहीं है, उनको कम कर सकते हैं नियोजन के थ्रू। नियोजन डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। नियोजन जो है मानक निर्धारित कर लेता है जिसके कारण हम कंट्रोल करते हैं हमारे निष्पादन को, ओके, यानी कि परफॉर्मेंस को। तो ये हो गया आपके नियोजन का महत्व। अब हम करेंगे नियोजन की विशेषताएं, ओके। जो मैंने आपको बोला है ना, आपकी नोटबुक या बुक के अंदर जो भी आपके पास में है उसमें सेम यही लिखा हुआ है, बस वो हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। देखिए, तो सर एग्जाम में हम क्या रट्टे मारे? नहीं, पॉइंट याद कीजिए, अंदर जो मैंने आपको यहाँ समझाया है अपनी भाषा में एक बार नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप अपनी भाषा में जाके लिख सकते हैं। ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो 80+ मार्क्स आपके गारंटेड है और उसके बाद में आप जितनी मेहनत करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। नियोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे फर्स्ट, नियोजन जो होता है का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है। ये मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था ना, लक्ष्य प्राप्ति। देखो, जब मैंने आपको नियोजन की परिभाषा बताई थी ना, अर्थ बताया था, तो सबसे पहले क्या बताया था, हमें नियोजन क्या है, भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है, यही निर्धारित करना नियोजन है। तो क्या करना है मतलब पहले नक्शे निर्धारित होंगे, तभी तो उस तक पहुंचने की योजना बनेगी, उसका ही तो नियोजन किया जाएगा। अगर लक्ष्य ही पहले से पता नहीं है और कुछ काम किए जा रहे हैं तो फिर उसकी प्लानिंग आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए नियोजन का जो सेंटर पॉइंट है,
नियोजन जब हम बनाते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, अच्छा कैसे करना है, कौन सा तरीका बेस्ट है, वो सब किसको ध्यान में रखे हुए करते हैं? आपका केंद्र बिंदु क्या है? लक्ष्य। जो आपने उद्देश्य निर्धारित करे हैं उसी को ध्यान में रखे हुए आपको प्लानिंग करनी है। ओके, जितना बड़ा लक्ष्य वैसी फिर प्लानिंग के ऊपर रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसके बारे में अगर थोड़ा मैं आपको बुक का पढ़ के बताऊं, नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब नियोजन का उद्देश्य होता ही होता है, लक्ष्य होता ही होता है। नियोजन तब तक निरर्थक होता है, निरर्थक मतलब फालतू होता है, जब तक उसका कोई लक्ष्य ना हो। तो इसीलिए लक्ष्य उद्देश्य जरूरी है, फिर उसी का नियोजन किया जाता है। उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें उसकी योजना बनाई जाती है। तो नियोजन की सबसे मेन विशेषता जो है वो है लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन की और एक विशेषता बताता हूं, यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं अर्थ में। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है ना, मैंने बोला था मुख्य कार्य। प्रबंध के प्राथमिक कार्य क्या क्या थे? नियोजन था, संगठन था, निर्देशन था, नियुक्तिकरण था, नियंत्रण था। तो ये सब नियोजन के प्राथमिक कार्य थे। और उनमें भी सबसे पहला कौन सा है? सॉरी, ये सारे प्रबंध के प्राथमिक कार्य थे। प्रबंध के प्राथमिक कार्य में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण 5 हैं। कुछ लोग समन्वय भी बोलते हैं, टोटल 6 भी बोल सकते हैं, लेकिन 5 मेन है। तो ये 5 कार्य किसके हैं? प्रबंधक के। कौन से? प्राथमिक कार्य। और प्राथमिक में भी सबसे पहला क्या है? नियोजन। ओके, तो ये नियोजन की एक विशेषता है। नेक्स्ट आता है नियोजन सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी मतलब आप क्या डेफिनेशन करेंगे सर्वव्यापी की? मतलब सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है, सब जगह मौजूद है। हाँ, लेकिन हम यहां पर इसको लेंगे व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में, कि व्यापार के प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर नियोजन है, चाहे वो उच्च स्तरीय प्रबंधक हो, मध्य स्तरीय प्रबंधक हो, निम्न स्तरीय प्रबंधक हो या कर्मचारी हो, हर स्तर पर नियोजन किया जाता है और प्रबंध के हर विभाग के अंदर नियोजन किया जाता है। लेकिन इन सबका सेंटर बिंदु क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति। जो व्यापार का मुख्य लक्ष्य है उसी की प्राप्त करने के लिए सब नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है नियोजन अविरत है। ये क्या वर्ड है? आइए समझते हैं। नियोजन अविरत या अविरत जो है वो समय से रिलेटेड है। नियोजन कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है। अविरत मतलब कभी रुकता ही नहीं। नियोजन जो है एक समय के आधार पर किया जाता है। कोई भी उद्देश्य निर्धारित किया जाता है ना, तो समय जरूर डिसाइड करना होता है। जैसे आपने बोला कि मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है, ये नहीं, मुझे 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। समय को साथ में जरूर रखना होता है। तो कोई भी लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको अगर प्राप्त करना है तो कितने समय में करना है, उस समय को देखते हुए फिर प्लानिंग करनी होती है। अगर आपको चैप्टर 1 महीने में एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो रोज का आधा घंटा पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको 2 दिन में अगर चैप्टर कंप्लीट करना है तो फुल दबा के 10-12 घंटे पढ़ेंगे, तब जाके एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। तो नियोजन के अंदर समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नियोजन अविरत है। नियोजन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का किया जाता है और एक बार जब वो प्लानिंग पूरी हो गई, लक्ष्य प्राप्त हो गया, फिर वापस नियोजन किया जाता है, फिर पूरा हो गया, फिर वापस नियोजन किया जाता है। तो नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रिया है और ये अविरत है, कभी न रुकने वाला कार्य है। तो नियोजन का कार्य कभी भी रुकता नहीं है, कभी न समाप्त होने वाली एक क्रिया है। ओके, नियोजन भविष्यवादी है, ये भी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। हाँ, माना कि भविष्य जो है अनिश्चित होता है, लेकिन फिर भी हम भविष्य का पूर्वानुमान करके नियोजन करते हैं। हाँ, भले ही हमें पता है कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन फिर भी उस अनिश्चितता की जोखिम को कम करते हैं हम अपनी क्रिएटिविटी के ध्यान में रखते हुए, हमारे नॉलेज, ज्ञान और पास्ट अनुभव को, भूतकाल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम नियोजन करते हैं और भविष्य में होने वाली अनिश्चितता को कम कर सकते हैं, खत्म, समाप्त नहीं कर सकते। तो नियोजन भविष्यवादी है, क्योंकि उद्देश्य भविष्य में है, लक्ष्य भविष्य में है, तो नियोजन भी भविष्य का किया जाता है। नियोजन में निर्णय रचना निहित है। नियोजन में निर्णय रचना निहित है। निर्णय
रचना निहित है। निर्णय रचना मतलब नियोजन को जो आपने प्लानिंग करी है उसको ध्यान में रखते हुए आप निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया नियोजन जो है वो वहाँ किया जाता है जहाँ उस उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने और उन तक पहुँचने के अनेक विकल्प हो, वही नियोजन किया जाता है। और वहाँ पर उन विकल्पों में से, उन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उसका चयन करते हैं। तो इसीलिए नियोजन द्वारा लिया गया डिसीजन हमेशा अच्छा होता है, बढ़िया होता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। मैंने बोला ना, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। नियोजन वही व्यक्ति कर सकता है जो भविष्य के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान गतिविधियों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पिछले अनुभवों को आधार बनाते हुए क्रिएटिव तरीके से सोच के कोई योजना बनाता है, उसको बोलते हैं नियोजन। तो नियोजन के अंदर मानसिक क्रांति या फिर मानसिक अभ्यास लगता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, उसके बाद नियोजन किया जाता है। तो नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत अच्छा हमने पढ़ लिया, नियोजन का अर्थ पढ़ा, नियोजन की विशेषताएं पढ़ी, नियोजन के हमने महत्व पढ़े। अब आइए हम पढ़ते हैं नियोजन की सीमा। बहुत हो गया अच्छाइयाँ, अब करते हैं कुछ बुराइयाँ कि भैया इतना अच्छा है नियोजन तो कुछ कमियां भी तो होगी इसके अंदर। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, सिर्फ अच्छा अच्छा थोड़ी होता है। तो देखिए अभी पढ़ते हैं। तो आइए हम करते हैं नियोजन की सीमाएं। सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, या फिर हम कह सकते हैं दोष, दोस्त नहीं दोष, ठीक है। ओके, अब नियोजन की सीमाओं को पढ़ते हैं। देखो, नियोजन की सीमाओं को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों को ध्यान में रख के नियोजन की सीमाओं को हम पढ़ेंगे तो हमें बड़ी अच्छे से समझ में आएगी, जो मैं भी पॉइंट लिखूंगा। सबसे पहले नियोजन जो किया जाता है वो भविष्य को ध्यान में रख के किया जाता है, और नियोजन हमेशा फ्यूचर का होता है, भविष्यवादी क्रिया है एक। और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। इंसान कितना भी जोर लगा ले, टाइम मशीन तो है नहीं ना, मूवीज़ के अंदर ही होती है, वो भी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो कल क्या होगा किसने जाना। तो नियोजन भविष्य का होता है, भविष्य अनिश्चित होता है, रिस्क बड़ी रहती है उसके अंदर, हो सकता है आपने जो सोचा वैसा हो ही नहीं। ओके, अच्छा, नियोजन भविष्य का होता है और भविष्य अनिश्चित होता है, ऐसा क्यों? भविष्य में जोखिम होता है, ऐसा क्यों? जो हम सोच रहे हैं वो क्यों नहीं होगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि वैसा ही होगा। उसके पीछे हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है, व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर गतिशील है, व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील है। व्यावसायिक पर्यावरण यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण के जो घटक है, जो तत्व हैं, उसमें आता है सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण और तकनीकी पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और कई सारे फैक्टर। तो वो सारे फैक्टर जो है हमें हमारे व्यापार को प्रभावित करते हैं, चाहे हमारा उनसे लेने देना ही क्यों ना हो। तो वो हमारे व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे पूरे व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, तो एक योजना को प्रभावित क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब हमें नियोजन नहीं करना चाहिए। क्या ये समय बर्बादी की प्रक्रिया है, धन बर्बादी की प्रक्रिया है? क्या बिना नियोजन किए चलना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा है तो उसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। ये बोला नियोजन बेकार है यार, नियोजन जो है वो दृढ़ता उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ये फर्स्ट महत्व जो हमने पढ़ा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट महत्व आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट महत्व था कि नियोजन जो है निर्देशन में हमें हेल्प करता है। नियोजन कर लिया तो अब डायरेक्शन हमारा बड़ा आसानी से हो जाता है, उसमें लिखा हुआ है प्लानिंग में कब क्या करना है, तो हमें निर्देशन मिलता रहता है। ये बोल रहा है यही तो चीज़ गलत है यार, आपने प्लानिंग कर ली, अब आपको उसी हिसाब से चलना है। प्लानिंग कर रहे हैं आप आज, और उस प्लानिंग को, उस नियोजन को कार्यवाही में यानी कि उसको लागू करना है हमें भविष्य में,
और जब लागू करने की बारी आई और हम काम करने लगे, परिस्थितियां परिवर्तित हो गई। परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, लेकिन आपने जो प्लानिंग बनाई है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने जब प्लानिंग करी थी उस टाइम परिस्थितियां कुछ और थी, जिसकी वजह से आपने प्लानिंग उस हिसाब से करी थी। अब आप उसको लागू करने लग गए और परिस्थितियां हो गई परिवर्तित, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण परिवर्तनशील है। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, राजनीति में कुछ अस्थिरता आ गई, कोई समाज में, फैशन में, रुचि में कोई चेंज हो गया, लोगों की धार्मिक भावनाओं में कुछ परिवर्तन आ गया, लोगों के रहन सहन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आ गया भैया, तो परिस्थितियां तो परिवर्तित हो गई, लेकिन आपने जो प्लानिंग करी है आप उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। प्लानिंग बनाता कोई और है, लागू कोई और करता है। अब आपको उस प्लानिंग के, उस नियोजन में परिवर्तन करने का अधिकार ही नहीं है, तो वो प्लानिंग तो दृढ़ता उत्पन्न कर रहा है। आपको पता है कि इस काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी आपको करना है। वहाँ लिखा हुआ है भैया 2G और 3G यूज़ करना है, आपको 4G आ गया है, लेकिन नियोजन में लिखा हुआ 3G यूज़ करना है। अरे भैया कोई मतलब नहीं है उसका यूज़ करने, नहीं, यूज़ तो वही करना होगा क्योंकि हमने योजना बना ली है, इसी हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी योजना है तो फिर वो बेकार है। योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उस योजना में भी, नियोजन में भी, उस प्लानिंग में भी परिवर्तन का अधिकार अधिकारियों को, अधीनस्थों को दिया जाना चाहिए। तो नियोजन ठीक है, वरना नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करेगा, वो आपको परिवर्तन करने देगा नहीं, वो बेकार हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता, नहीं रहता। देखो वातावरण जो है ना वो परिवर्तनशील है। देखो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन वजहों से तो ठीक है परिवर्तन होता ही है और सबको प्रभावित करता है, लेकिन आज के टाइम में जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है और उसकी वजह है टेक्नोलॉजी, तकनीक। टेक्नोलॉजी हमेशा परिवर्तित हो रही है, निरंतर परिवर्तनशील, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तित हो रही है। बहुत सारे नए नए बिजनेसेस, स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं, बूम पर जाते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खुल के बर्बाद हो जाती है कुछ ही सालों के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी निरंतर क्या हो रही है, परिवर्तनशील हो रही है। तो इसलिए आप योजना बनाओ, लेकिन अगर तकनीक जो है वो इतनी तेजी से परिवर्तित होगी तो आपकी वो योजना आपके काम आएगी नहीं। ओके, नेक्स्ट है नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। अब आप बोलोगे सर आप हद करते हो, आपने जब महत्व बताए थे, जब मैंने महत्व बताए थे तब आपको क्या बताया था? जब मैंने आपको महत्व बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि नियोजन रचनात्मकता को जन्म देता है। अब आप यहां कह रहे हैं सर नियोजन रचनात्मकता को कम कर रहा है, तो ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। रचनात्मकता का यहां पर मतलब है कि देखो एक बार योजना बना ली, अब योजना बनाने के बाद जिन्होंने योजना बनाई है वो अपने अधीनस्थों को उसको सौंप देते हैं कि चलो इस योजना को लागू करो। अब अधीनस्थ अपना दिमाग नहीं लगाता है, अधीनस्थ की क्रिएटिविटी, कर्मचारी या जो उसके नीचे काम करने वाला अधिकारी है, जिसने योजना बनाई है उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति है, वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ना, उनकी क्रिएटिविटी खत्म। उनको तो पता है साहब ने योजना बना ली, अब इसको लागू करना है। तो यहाँ कहने का मतलब है जब योजना बन जाती है, जब नियोजन हो जाता है, प्लानिंग बन जाती है, तो जो लोग प्लानिंग को लागू करते हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाते, प्लानिंग में जैसा जैसा लिखा हुआ है वो उस हिसाब से करते रहते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी खत्म होने का, रचनात्मकता कम होने का मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट है और क्या है भैया, नियोजन में भारी लागत आती है। और क्या सीमा है? नियोजन में भारी लागत आती है। अब यहां पर दो चीजें हैं, लागत मतलब समय और धन, दोनों बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। धन कहाँ लगाना पड़ता है? एनालिसिस करना पड़ता है ना, रिसर्च करनी पड़ती है, अनुसंधान करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, उसके लिए आपको डेटा चाहिए, रिपोर्ट चाहिए,
तो ऐसे थोड़ी मिलेगी, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा ना आपको। तो और उसके बाद में जब भी आप कुछ नया करते हैं, अनुसंधान वगैरह करेंगे आप, तो उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो समय और धन दोनों ही बहुत, कई बार इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि नियोजन नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर था। ओके, नेक्स्ट। नियोजन जो है वो समय नष्ट करने वाला है। प्लानिंग करोगे तो समय नष्ट होगा, समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो समय इतना नष्ट कर देती है। कई बार लोग प्लानिंग करने में ही इतना समय लगा देते हैं, फिर उसको लागू करने का वक्त ही नहीं रहता। जब लागू करने की बारी आई तो उतना टाइम है ही नहीं, उसको सही से लागू ही नहीं कर पाए, क्योंकि प्लान बनाने में इतना आपने समय ले लिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वरना फिर नियोजन आपका बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं देता। यस, नियोजन सफलता का आश्वासन मतलब गारंटी सन नहीं देता है। जी हाँ, ये नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि प्लानिंग कर ली मतलब लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। प्लानिंग करने से सफलता नहीं मिलती है, उस प्लानिंग को सही से इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके बाद भी हो सकता है आपको लक्ष्य प्राप्त न हो। ठीक, तो प्लान तो फेल हो ही सकते हैं। ठीक है भैया, ओके। तो ये कुछ थी नियोजन की सीमाएं। अब हम नियोजन की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, नियोजन की प्रोसेस क्या है और नियोजन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वैसे तो सब पे ही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। केवल इसको ही याद करके मत चले जाना, फिर बोलोगे सर आपने तो बोला था और एग्जाम में आया ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट का मतलब एग्जाम में आना थोड़ी होता है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये आए, हो सकता नहीं भी आए। अगर इतना ही पता हो तो मैं आपको पेपर ही नहीं बता दूँ। ठीक है, हाँ। तो इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि ज़रूर आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, संभावना ज़्यादा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण। भाई नियोजन करते हैं ना, प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। नियोजन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या करोगे? डिसाइड करोगे, है ना। तो नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, और ये उद्देश्य व्यापार के पूरे संगठन के हो सकते हैं, ये उद्देश्य प्रत्येक विभाग के हो सकते हैं, ये उद्देश्य प्रत्येक प्रबंध के स्तर के हो सकते हैं। हर लेवल के उद्देश्य, जितने उद्देश्य हैं, जो गोल है, जो लक्ष्य हैं, हर विभाग, हर स्तर के, उन सभी का निर्धारण करना होता है। ओके, नेक्स्ट, विकासशील आधार। नियोजन करना होता है ना तो कुछ आधार लेना पड़ेगा, कुछ बेस बनाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर केवल एक मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो उसका आधार, उसका नींव किस लेवल का होगा। अगर आपको 10 माले की बिल्डिंग बनानी है तो उसका आधार यानी कि उसकी नींव कैसी होगी। अगर आपको 50 माले की बिल्डिंग बनानी है तो उसका आधार कैसा होगा। तो नींव, आधार, आपको, आप जो नियोजन कर रहे हैं उसका आधार क्या होगा? आधार होना चाहिए विकासशील। अब जिस प्रकार का आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आधार का निर्माण किया जाता है। आधार बना लेना चाहिए। प्रबंध को भविष्य के विषय में आधार बना लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। लेकिन आप किस आधार पर नियोजन कर रहे हैं? आपको जोखिम ज़्यादा लग रही है, इस आधार पर कर रहे हैं, कि आपको विकास की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है, उस आधार पर आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो विकासशील आधार को ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट आता है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। देखो ये क्या मैं बताता हूं। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान।
चलो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए, आपने आधार निर्धारित कर लिया। अब उस लक्ष्य, उस उद्देश्य तक पहुंचने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या विकल्प है, वैकल्पिक मतलब विकल्प, ऑप्शन, कौन से ऑप्शंस हैं उन उद्देश्यों तक जाने के, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से विकल्प हैं, उनकी केवल क्या करने का बोला है, पहचान कर लो। अच्छा है बुरा है, कौन सा चूज करना है कौन सा चूज करना है वो नहीं, उन सब की पहचान कर लो। अगर आपको आपकी सिटी से रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ तक अपने आपके घर से जाने के कितने रास्ते हैं उनकी पहचान कर लो। आपको एक सिटी से दूसरी कहीं जगह जाना है तो वहाँ तक जाने के कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, बस से, रोड से, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, पर्सनल टैक्सी करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट की ऑप्शंस है या नहीं है, कौन कौन से विकल्प है, उन सब की सबसे पहले पहचान कर लो। ठीक है, पहचान करने के बाद में उन विकल्पों का मूल्यांकन करो। कि भैया वहां तक जाने के, जो हमारा उद्देश्य है वहां तक जाने के विकल्प तो बहुत सारे हैं, पहचान तो कर ली, अब उन सब विकल्पों का मूल्यांकन करो, वैल्यूएशन करो। कौन से विकल्प में क्या क्या गुण हैं, कौन से विकल्प में क्या क्या सीमाएं या दोष हैं, उनका पता करो। कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं कौन से विकल्प में, कौन सी बुराइयाँ हैं, इस तरीके से, या कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी मुश्किलें हैं, वो डिसाइड कर लो, पता कर लो। तो इसको कहते हैं विकल्पों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन करना। अगर बस से जाएंगे तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, ये अच्छा है, लेकिन बस में पैसे सिकुड़ के एक सीट पे बैठना पड़ेगा, ये बुरा है। ट्रेन से जाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे क्योंकि लोकल ट्रेन है, लेकिन आराम से जाएंगे। फ्लाइट से जाएंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। खुद की टैक्सी करेंगे पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा। खुद की कार ले जाएंगे तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं उन सब का पता कर लेना कि उनमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं। उसको बोलते हैं उन विकल्पों का मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद में, मूल्यांकन कर लिया, अब आपको करना है विकल्पों का चुनाव। सेलेक्ट करो, सिलेक्शन, चुनाव। कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है, बेस्ट यानी कि उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं सर्वोत्तम, बेस्टेस्ट, सबसे बढ़िया है आपके हिसाब से, जो आपको सूट करे आपके उद्देश्य के हिसाब से, उस विकल्प का क्या कर लो, चुनाव कर लो, उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चुनाव करने के बाद में फिर आपको क्या करना है। अब भैया इतना सब कर लिया, पहले उद्देश्य निर्धारित कर लिए, आधार निर्धारित कर लिया, विकल्पों की पहचान कर लिए, नियोजन ऐसे करते हैं, उसके बाद उसका वैल्यूएशन कर लिया, फिर उसका चुनाव कर लिया, एक विकल्प का इस रास्ते से जाएंगे, इस मेथड को अपनाएंगे। अब क्या करें, अब लागू करो भैया। सर योजना बन गई, यहाँ तक योजना बन गई, अब योजना को लागू करो। जो योजना बनाई है उसको क्या करो, लागू करो। लागू करना मतलब इम्प्लीमेशन, इसको आपके यहाँ पर क्रियान्वयन भी बोलते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर। जहाँ कहीं आपको क्रियान्वयन वर्ड देखने को मिले, क्रियान्वयन मतलब लागू करना, तो आपने जो योजना बनाई है उसको लागू कर दो। ठीक है, और लास्ट में अनुवर्तन, ये हर प्रोसेस के अंदर आएगा, आगे भी बहुत सारी प्रोसेस आएगी उसमें भी आएगा। अनुवर्तन मतलब मेंटेनेंस, रख रखाव। केवल योजना को लागू करके छोड़ नहीं देना है, फिर देखना है कि योजना जो लागू की गई है वो सही से लागू की गई है या नहीं, और योजना लागू करने में कोई समस्याएं आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, योजना जो लागू की गई है उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर जो आपने योजना लागू करी है उस योजना के हिसाब से सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं, सारा काम उस योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसको बोलते हैं अनुवर्तन। मतलब एक कोई आप कार लेके आ गए अपने घर पे, ठीक है, देखो सोचते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, कार क्यों चाहिए, रोज का कितना किलोमीटर आप चलाओगे, उद्देश्यों का निर्धारण, विकासशील आधार, भाई आप कितना बजट है आपका, बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास कारों के, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा, है ना, और भी विदेशी कंपनियां हैं बहुत सारी, उनमें से कौन सा, सारे ऑप्शंस का आपने मूल्यांकन कर लिया अपनी रेंज के अंदर, और उसके बाद अपने हिसाब से जो आपके उद्देश्य हैं उसके हिसाब से
आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया, अब आप उस गाड़ी को चला रहे हो, उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं करोगे क्या? तो नियोजन जो है ना केवल गाड़ी खरीदने तक नहीं होता है, उस काम को करने तक का नहीं होता, उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी होता है। उसके बाद उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, उसका अनुवर्तन, उसकी सर्विसिंग, ये सब भी जिस उद्देश्य के लिए गाड़ी खरीदी है उस उद्देश्य के काम आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब भी ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया अनुवर्तन। ओके, ठीक है, हाँ जी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और ये हमारा हो गया नियोजन की प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गई। अब इसके कुछ और पॉइंट है जिसको हम नियोजन के प्रकार भी बोलते हैं, वो मैं लास्ट करवा देता हूं आपको, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नियोजन के प्रकार, सॉरी, हेडिंग तो ये डाली हुई है नियोजन के प्रकार, आगे फिर योजनाएं आ जाएगी, नियोजन या योजना के प्रकार। ये लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो योजना या जो नियोजन है वो दो टाइप का है, दो प्रकार का है। एक तो है एकल प्रयोग योजना, एकल प्रयोग योजना, ठीक है, और एक है आपकी स्थायी योजना, सॉरी स्थायी योजना। तो दो तरह की योजनाएं बना सकते हैं। जब भी आप नियोजन करेंगे तो योजना बनानी पड़ेगी ना, प्लानिंग जब आप करेंगे तो दो तरह की प्लानिंग, नियोजन योजना आप कर सकते हैं। एक एकल प्रयोग योजना है। एकल प्रयोग योजना पता है क्या है? एकल प्रयोग योजना केवल एक बार ही प्रयोग में लाई जाती है, केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है, इसको वापस में प्रयोग में कभी नहीं लाया जाएगा, एक बार, केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है। मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, केवल उसके लिए ही यह योजना बनाई गई है, और इस योजना को भविष्य में आप वापस प्रयोग में नहीं लाएंगे, केवल वन टाइम यूज के लिए है। ओके, ठीक। और ऐसी क्रियाविधि भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी, इसको विकसित केवल एक बार प्रयोग में लाने के लिए किया गया है, भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा, भविष्य में नहीं दोहराएंगे। ओके, ये हो गई आपकी एकल प्रयोग योजना। इसके नाम से पता चलता है ना, केवल एक बार आपको इसको प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये जो योजना है, ये इस योजनाओं के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे जो बजट बनाते हैं वो एक बार बनाते हैं, वापस उसका उपयोग भविष्य में नहीं किया जाता। जो कार्यक्रम हम बनाते हैं, प्रोग्राम कोई करते हैं, तो ये भी एक योजना ही है, बजट भी एक योजना है, कार्यक्रम भी एक योजना है, लेकिन कौन सी? एकल प्रयोग योजना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, परियोजनाएं। तो ये जो तीन चीजें लिखाई है मैंने, बजट, कार्यक्रम और परियोजना, ये तीनों के तीनों एकल प्रयोग योजना है। इनको एक बार प्रयोग में, ये भी योजना ही है, बजट भी एक योजना है, लेकिन कौन सी? एकल प्रयोग। कार्यक्रम भी योजना है, एकल प्रयोग। परियोजना भी योजना, एकल प्रयोग। एक बार यूज में लेंगे इनको, भविष्य में इनको दोहराया नहीं जाएगा, भविष्य में वापस इनको काम में नहीं लिया जाएगा, एक बार विकसित किया जाएगा, उसके बाद खत्म। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए एकल प्रयोग योजना के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो आपको बताने पड़ेंगे, बजट हो गया, कार्यक्रम हो गया और परियोजना हो गया। स्थायी योजना जो है वो बार बार प्रयोग होने वाली योजना है ना। एक बार विकसित की जाती है, परंतु जरूरत पड़ने पर, समय समय पर व्यवसाय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार विकसित की जाती है, एक बार विकसित की जाती है, परंतु भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्थायी योजना, एक बार आपने कोई योजना बना ली और भविष्य में जब भी उस योजना की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, ये जो एकल प्रयोग योजना होती है ना, विशिष्ट कार्यों के लिए होती है। ऐसे कार्य जो बार बार नहीं होने हैं, एक बार होते हैं, कभी कभी 2 साल में, 5 साल में, 10 बार में, और हर बार उनका परिवर्तन होता है, तो बस वो विशिष्ट कार्य के लिए।
ये ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे कार्य जो हर बार चलते रहते हैं, तो उनके लिए एक योजना बना रखी है, हर बार उसी को लागू कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। जो स्थायी योजना है, इसके मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो स्थायी योजना के एग्जाम्पल है नीतियां, जैसे पॉलिसीज। नीतियां बना ली तो वो हमेशा वही रहेगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। नीतियां हमेशा एक स्थायी होती हैं। हर कंपनी की पॉलिसीज होती है ना, कोई कंपनी क्या करती है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर अवेलेबल कराना चाहती है, ये उसकी एक पॉलिसी है। एक कंपनी है, उसकी पॉलिसी है वो कभी भी करप्शन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार का साथ कभी नहीं देंगे, उसकी पॉलिसी है ना। एक कंपनी की पॉलिसी है भैया, ऑफिस का जो टाइमिंग है वो 9 से शाम को 10 बजे तक रहेगा, लेकिन सैटरडे संडे हमेशा छुट्टी रहेगी। ये नीति बना ली, पॉलिसी बना दी, वो हमेशा काम आनी है। ठीक है, तो नीतियाँ हो गई, ये स्थायी योजनाएं होती है। इसके अलावा, नीतियों के अलावा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ स्थायी योजना, कार्यविधियाँ। काम करने के कुछ आपने मेथड तय कर लिए तो हमेशा वही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, पूरा का पूरा कार्यविधि कभी चेंज नहीं होती है तो उसमें समय बहुत लंबा लगता है। नियम, आपने कुछ नियम बना लिए कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है, कर्मचारी जो है, एक नियम बना लिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक नियम बना लिया कि कोई भी कर्मचारी जो है अगर मॉर्निंग में कंटिन्यू 3 दिन तक लेट आया तो उसकी एक सैलरी काट देंगे, 1 दिन की सैलरी उसकी कट जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो एक बार बन गए तो बन गए, स्थायी रहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें रह गई, जैसे उद्देश्य और व्यू रचना क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। उद्देश्य, व्यू रचना, प्रक्रिया और विधि, ये कुछ पॉइंट और भी। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हटा दूँ। एक होते हैं उद्देश्य, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य मतलब हो गए ऑब्जेक्टिव्स, और उस ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को ध्यान में रखे हुए ही काम किया जाता है। बिना उद्देश्य निर्धारण के कोई भी गतिविधि या कोई भी काम नहीं किया जाता। नियोजन में भी सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ओके भाई, उद्देश्य मतलब गोल कह सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, और समय समय के हिसाब से छोटे मोटे उद्देश्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आती है व्यू रचना। व्यू रचना, इसके बारे में आगे टॉपिक आएगा, लेकिन मैं आपको अभी इतना बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटेजी, हिंदी में, और इसको बोलते हैं रणनीति। और ये आपके जो नियोजन है उससे भिन्न होती है। नियोजन असफल हो सकता है, व्यू रचना, रणनीति कभी भी असफल नहीं होती है। नियोजन के अंदर हो सकता है जो आपने प्लानिंग करी वो फेल हो जाए और उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए, लेकिन रणनीति और व्यू रचना के अंदर हर हालत के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च और इसका समय धन खर्च ज़्यादा करके बहुत डीपली चीज़ों को ध्यान में रखे हुए रणनीति और व्यू रचना बनाई जाती है। ओके, बाकी नीति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा बहुत। प्रक्रिया और विधि, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, ठीक है, और विधि मतलब मेथड। किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है उसको प्रक्रिया। जैसे नियोजन करने का भी मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, फिर विकासशील आधार, फिर विभिन्न विकल्पों की पहचान, फिर उनमें उन विकल्पों का मूल्यांकन, फिर उनमें से एक विकल्प का चयन, फिर योजना को लागू करना और फिर अनुवर्तन। ये एक प्रक्रिया थी। अब इसके अंदर बहुत सारी विधियां भी होती हैं, प्रक्रिया के अंदर ही विधियां होती हैं। जैसे किसी विकल्प का चयन कैसे करें, उसमें भी विधि होगी एक। विभिन्न विकल्पों की पहचान कैसे करें, उसकी विधि होगी। योजना को लागू कैसे करें, उसकी भी कोई विधि होगी। अनुवर्तन कैसे करें, उसकी भी विधि होगी। तो विधियां जो है वो प्रक्रियाओं का ही चरण है, स्टेप्स हैं। प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। ओके, ठीक। बजट क्या होता है, हर बजट जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं तो बजट के अंदर ये भी होता है, ये एक एकल प्रयोग योजना है, और इसमें जो भी योजना है उसको आंकड़ों में दर्शाया जाता है। आंकड़ों में, डेटा में एनालिसिस करके आपको बताया जाता है, ठीक है, उसको बजट बोला जाता है। और ठीक है, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो या किसी पॉइंट में आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो
तो आप कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर अलग से कभी लाइव क्लास ले लेंगे या कोई वीडियो बना देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, न्यू चैनल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके हमें इंस्टा पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।